हेलो डियर लर्नर्स, मेरा नाम है अमित पाठक और स्वागत है आपका पाठक क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th की। क्लास 11th का शुभारंभ होता है भौतिक जगत से, फिजिकल वर्ल्ड। वैसे तो हम सभी साइंस क्लास 5th से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी अगर क्लास 11th 12th वाले स्टूडेंट से या बीएससी वाले स्टूडेंट से अगर हम पूछ लेते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स, तो वो या तो सोच में पड़ जाते हैं व्हाट इज फिजिक्स, क्या होता है फिजिक्स, या उनका कोई भी रिएक्शन ही नहीं होता है, उस क्वेश्चन को वो स्किप कर जाते हैं। तो इस तरह आप फिजिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते, यानी आप फिजिक्स को बहुत ही मजेदार तरीके से नहीं पढ़ सकते। अगर आपको यही नहीं पता कि भौतिकी क्या है, भौतिकी के कार्य क्षेत्र क्या है, उसका रोमांच क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बल क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको है ही नहीं, तो आप फिजिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते। और अगर आप साइंस में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करते, रुचिकर उसे नहीं बनाते, उत्तेजक रूप से उसको नहीं पढ़ते, तो फिर मजा नहीं आता। फिर आप कहते हो कि फिजिक्स बहुत ही कठिन है, बहुत ही बोरिंग है। तो इस तरह से काम नहीं चलता है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं भौतिकी क्या है, भौतिकी के कार्य क्षेत्र तथा रोमांच, प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बल, भौतिकी, प्रौद्योगिकी एवं समाज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, भौतिकी क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए, भौतिकी क्या है। हेडिंग लगाइए, भौतिकी क्या है। भौतिकी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? भौतिकी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आपने सुना कि फिजिक्स। भौतिकी क्या है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? भौतिकी को अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिक्स। बहुत ही सुना होगा। ये फिजिक्स कहां से आया है? ये फिजिक्स शब्द हमारा ग्रीक भाषा के फ्यूसियस वर्ड से आया है। कहां से आया है? फ्यूसियस। इसको फ्यूसियस को प्रकृति भी कहते हैं या नेचर, ठीक है। तो फ्यूसियस का अर्थ हमारा क्या होता है? प्रकृति, यानी भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिकी, भौतिकी वह विज्ञान है, वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान हमारा कौन सा विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। अब ये प्रकृति क्या है, तो हमको समझना चाहिए कि प्रकृति क्या है, प्राकृतिक घटनाएं क्या होती हैं, ठीक है, और वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब क्या है। तो प्रकृति हमारी किससे मिलकर बनी है? प्रकृति हमारी दो चीजों से मिलकर बनी है, द्रव्य और ऊर्जा। प्रकृति हमारी द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बनी है। अंग्रेजी में से क्या बोलते हैं? मैटर, इसको मैटर, और ऊर्जा को एनर्जी, एनर्जी। अब मैटर यानी द्रव्य क्या होता है? तो द्रव्य क्या होता है? वो वस्तु जो स्थान घेरती है या जिसमें द्रव्यमान होता है, वो हमारी क्या कहलाती है? द्रव्य। प्रकृति में पाई जाने वाली हर प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है या जिसमें द्रव्यमान होता है, वो हमारी द्रव्य कहलाती है। जैसे जल, लोहा, लकड़ी, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन आदि, ये सब क्या है?
द्रव्य, क्योंकि ये सब स्थान घेरते हैं या इनमें द्रव्यमान होता है। और ऊर्जा हमारी कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता, इसको ऊर्जा कहते हैं। तो हमें समझ आ गया कि प्रकृति हमारी दो चीजों से मिलकर बनी है, पहला द्रव्य मैटर, दूसरा ऊर्जा एनर्जी। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है और जो वस्तु स्थान घेरती है या जिसमें द्रव्यमान होता है वो हमारी द्रव्य कहलाती है। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि प्रकृति हमारी द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बनी है। तो आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आई होगी कि भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेना है। आपको भौतिक विज्ञान को, फिजिक्स को लीनियरली नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने पेज खोले और देखा और याद हो गया, ऐसा नहीं। ऑब्जर्व करना है बहुत अच्छे से और उसको साइंटिफिकली समझना है। प्रॉपर वे में आपको डेरिवेशन करने हैं, मैथमेटिक्स लगा करके सब कुछ, तब आप वैज्ञानिक अध्ययन कर पाएंगे, तब भौतिक विज्ञान को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब हो गया कि आप बिल्कुल बारीकी से हर एक चीज को जानो, क्यों, कैसे, कहां से आई है, तो उसको कहेंगे वैज्ञानिक अध्ययन। तो मेरे लिए भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। भौतिक विज्ञान को हम छोटे से कण, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन से लेकर के विशाल कणों जैसे ग्रह, उपग्रह, सूर्य, पृथ्वी, इन सब के बारे में अध्ययन करने के लिए हम भौतिक विज्ञान को पढ़ते हैं। तो जितनी भी आपके आसपास घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो दिन का होना, रात का होना, रेनबो का होना, तारे का टिमटिमाना, वर्षा का होना, आप हमें जो देख पा रहे हो उसका देख पाना, किसी चीज का सुनाई देना, ये सब किसके द्वारा संभव हो रहा है? भौतिक विज्ञान के द्वारा। फेसबुक, व्हाट्सएप पे लाइव वीडियो कॉलिंग करना, ये किसके द्वारा पॉसिबल हो पा रहा है? फिजिक्स के द्वारा। तो फिजिक्स बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। अगर आप फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बना के पढ़ते हो तो ये बहुत ही ज्यादा मजेदार है, बहुत ही मजा आता है और बहुत ही मजा आने वाला भी है। क्लास 11th में, क्लास 12th में और हायर एजुकेशन में फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप उसको अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पाओ। अगर आप डे टू डे लाइफ में जो भी घटनाएं हमारे आसपास होती हैं उनसे अगर रिलेट कर पाओ फिजिक्स के लॉज को, तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है और बहुत ही मजा आता है। तो अब हम जानेंगे भौतिकी के कार्य क्षेत्र तथा रोमांच के बारे में। तो चलिए जानते हैं। इसको मैं निकाल देता हूं। अब हेडिंग लगाइए, भौतिकी के कार्य क्षेत्र तथा रोमांच। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। भौतिकी का कार्य क्षेत्र एवं रोमांच, तो इस हेडिंग को डाल लीजिए। आपको पहले समझाएंगे, फिर आपको थोड़ा बहुत नोट करते रहना है। तो भौतिकी का कार्य क्षेत्र वैसे तो बहुत विशाल है, बहुत ही ज्यादा विस्तृत है, फिर भी भौतिकी को दो भागों में हम पढ़ते हैं। पहला क्या है? स्थूल और दूसरा सूक्ष्म। पहला हम स्थूल मैक्रोस्कोपिक और दूसरा हमारा है सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक। तो स्थूल भौतिकी के अंतर्गत ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें प्रयोगशाला में आप जो भी करते हो या पार्थिव रूप से आप जो भी करते हो या खगोलीय दृष्टि से जो भी घटनाएं होती हैं, तो वो स्थूल वाली पार्ट में हम पढ़ते हैं। इसमें आप यांत्रिकी पढ़ेंगे, स्थूल में भी आप पढ़ेंगे यांत्रिकी के बारे में पढ़ेंगे। यांत्रिकी में हमारा क्या आ गया? बल के बारे में पढ़ेंगे, त्वरण के बारे में पढ़ेंगे, कार्य के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें, संवेग के बारे में पढ़ेंगे। ये सब यांत्रिकी के अंतर्गत आता है। और एक बात और खास है कि
स्थूल भौतिकी में क्लासिकल फिजिक्स के ही नियम लगते हैं। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब क्या है? जो हमारी चिर सम्मत भौतिकी है, चिर सम्मत भौतिकी, उसके जितने भी लॉज हैं वो हमारे स्थूल भौतिकी पर अप्लाई होते हैं। यानी जो गुरुत्वाकर्षण के नियम है, न्यूटन के नियम है, वो हमारे स्थूल भौतिकी में अप्लाई होते हैं। अब यांत्रिकी हमने पढ़ लिया। अब आगे आप पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी, इसी में पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी, ठीक है, और दोलन एवं तरंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे आप। दोलन तथा तरंगे, बहुत सारे इसके विषय हैं। दोलन तथा तरंगे, प्रकाशिकी के बारे में भी आप किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? स्थूल भौतिकी के अंतर्गत। प्रकाशिकी हो गया आपका प्रकाश, इसमें प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, लाइट के बारे में जो भी पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें हम साथ ही साथ विद्युत गतिकी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? विद्युत गतिकी के बारे में। ये क्लास 12th में पढ़ेंगे। प्रकाश की और विद्युत गतिकी के बारे में क्लास 12th में पढ़ेंगे। बाकी इसको हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। और इधर सूक्ष्म मानव भाग में हमारी ऐसी परिघटनाएं आती हैं जो परमाणुवीय, आणवीय और बहुत ही छोटी होती हैं। वो परिघटनाएं हम किसमें पढ़ते हैं? सूक्ष्म भौतिकी में। और इसमें व्याख्या करने के लिए आधुनिक भौतिकी के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म भाग में हम क्या पढ़ेंगे? परमाणु भौतिकी के बारे में। परमाणु भौतिकी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? नाभिक के बाहर जितनी भी परिघटनाएं होती हैं, न्यूक्लियस के बाहर जितनी भी परिघटनाएं होती हैं, वो परमाणु भौतिकी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इस सूक्ष्म भाग में ही हम नाभिकीय भौतिकी पढ़ेंगे। नाभिकीय भौतिकी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके अंतर्गत हम नाभिक के अंदर जितनी भी परिघटनाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नाभिक के अंदर जितनी भी परिघटनाएं होंगी वो नाभिकीय भौतिकी में पढ़ेंगे। तो इतना हमें जाना है कि भौतिकी का कार्यक्षेत्र एवं रोमांच में भौतिकी के कार्यक्षेत्र क्या क्या है? स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार के होते हैं। और इसमें भी हम स्थूल वाले में जो चिर सम्मत भौतिकी है या क्लासिकल फिजिक्स है उसके लॉज अप्लाई होते हैं। न्यूटन का नियम हो गया और गुरुत्वाकर्षण के जो नियम हो गए वो इस स्थूल वाले भाग में लागू होते हैं। इसमें हम यांत्रिकी के बारे में पढ़ेंगे, ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ेंगे, दोलन तथा तरंगे पढ़ेंगे, प्रकाशिकी पढ़ेंगे और विद्युत गतिकी के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही सूक्ष्म भाग में जो भी परिघटनाएं होती हैं वो परमाणुवीय, आणविक परिघटनाएं होती हैं, उनमें क्वांटम सिद्धांत लगता है। और उसमें हम परमाणु भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे जो कि नाभिक के बाहर परिघटनाएं होती हैं, ठीक है, उसके बारे में। और नाभिकीय भौतिकी पढ़ेंगे। नाभिकीय भौतिकी में न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी परिघटनाएं होती हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो भौतिकी का कार्यक्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। छोटे से कण से लेकर के बहुत बड़े विशालकाय पिंडों तक, ग्रहों तक, उपग्रहों तक जो भी हम अध्ययन करने वाले हैं वो सब भौतिकी के अंतर्गत आता है। तो बहुत ही ज्यादा रोमांचक है। छोटी सी चीज को जानना और बड़ी सी चीज को जानना तो बहुत ही मजा आता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भौतिकी एक बहुत ही रोमांचक और उत्तेजक सब्जेक्ट है, बहुत ही मजेदार है। तो इसको हम बहुत ही मजेदार तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। तो अब जानेंगे कि प्रकृति में मूल बल कौन से पाए जाते हैं। मूल बलों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूं, तब तक आप हेडिंग लगाइए प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में मूल बल तो साफ रखता हूं। तो चलिए अब हम हेडिंग डालेंगे प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में मूल बल, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। प्रकृति में मूल बल। बल, प्रकृति में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बल के द्वारा निर्धारित होती हैं, तो उनको हम जानने वाले हैं। तो
प्रकृति में जो मूल बल होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा नाभिकीय बल, चौथा ध्रुवल बल। तो इन चारों बलों को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में समझने वाले हैं और ये पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। तो अब हम जानेंगे पहले बल के बारे में, जो कि आप सब जानते होंगे, बहुत ही फेमस बल है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? ग्रेविटेशनल फोर्स। इंग्लिश इसकी जानना जरूरी है क्योंकि आगे आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पे इंग्लिश ही पढ़ने है, इसको ज्यादा जरूरी है जानना। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है इसको हम जानेंगे। ये तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? यह एक सार्वत्रिक बल है। क्या है? ये एक सार्वत्रिक, यानी विश्व में सभी जगह पाया जाता है। ये एक सार्वत्रिक बल है और इसकी सही धारणा सर आइजैक न्यूटन ने दी थी। सबसे पहले उन्होंने ही प्रमाणित रूप से बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। ठीक है, यह सदैव आकर्षी बल होता है। ये कैसा होता है? सदैव आकर्षी, आकर्षण ही लगाएगा। ये बल सदैव आकर्षी बल होता है और यह बल किस वजह से लगता है? किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के अंतर के कारण, या किन्हीं दो पिंडों या कणों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षी बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, अगर हम कहें कि ये हमारे दो पिंड हैं, ये कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, जिनके बीच की दूरी मान लीजिए r है, और ये पिंड के कौन कौन से हैं? m1 द्रव्यमान और m2 द्रव्यमान। तो इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला क्या हो जाएगा? F बराबर g m1 m2 बटे में r स्क्वायर, जहां पर m1 m2 इसके द्रव्यमान है, r इन दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी है और g हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान 6.67 गुणा 10 की घात -11 और मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये मात्रक हमने कैसे निकाला? ये आपको जब मात्रक और विमेय विश्लेषण पढ़ाएंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला F बराबर g m1 m2 r स्क्वायर। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? यह एक सार्वत्रिक बल है, न्यूटन ने बताया था। यह सदैव आकर्षी बल होता है। यह किन्हीं दो पिंडों या कणों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है। अगर हम इसकी बात करें कि गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है, उदाहरण बताइए। तो पृथ्वी की ओर गिरते हुए जितने भी पिंड हैं या सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह घूम रहे हैं, उन ग्रहों के चारों ओर जितने उपग्रह घूम रहे हैं, वो सब गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ही घूम पा रहे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही आसानी से हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय बल के बारे में। तो हेडिंग लगाइए विद्युत चुंबकीय बल, इसको हम मिटा लेते हैं। आप हेडिंग डालिए विद्युत चुंबकीय बल। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो विद्युत चुंबकीय बल हमारे क्या होते हैं? नंबर 2 हेडिंग लगा देते हैं विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये हमारे क्या होते हैं? ये बल किन्हीं दो गतिमान या स्थिर आवेशित कणों के बीच लगता है। किसके बीच? आवेशित कणों के बीच। अगर मान लीजिए ये हमारे दो स्थिर आवेश हैं, एक Q1 और दूसरा Q2, इनके बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r। तो कूलाम के नियम से इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला विद्युत चुंबकीय बल का फार्मूला क्या हो जाएगा? F E बराबर C Q1 Q2 बटे में r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया कूलाम के नियम से। यहाँ पे C एक नियतांक है। ठीक है, तो इस तरह से विद्युत चुंबकीय बल हमारा किसके बीच में लगेगा? आवेशित कणों के बीच में लगेगा और इसकी प्रकृति हमारी कैसी हो सकती है? या तो आकर्षी होगी, या बल की जो प्रकृति है हमारी आकर्षण हो सकती है, या प्रतिकर्षी। आकर्षी या प्रतिकर्षी हमारा किस पर निर्भर करता है?
उन आवेशों के प्रति जो हमारे यहाँ पर रखे हुए हैं। मतलब अगर हमारे स्थिर या गतिमान आवेश समान प्रकृति के हैं, यानी प्लस और दूसरा भी प्लस, तो हमेशा प्रतिकर्षण बल ही कार्य करेगा। ठीक है, ये माइनस भी हो सकते हैं, दोनों हमारे समान चार्ज होने चाहिए, यानी समान आवेश होंगे तब प्रतिकर्षण लगेगा। और अगर हमारे विपरीत आवेश होंगे, एक प्लस दूसरा माइनस, तो सदैव आकर्षण बल लगेगा। तो विद्युत चुंबकीय बल के बारे में हमने समझ लिया है कि विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच में ही लगेगा और इसकी प्रकृति आकर्षी भी हो सकती है, आकर्षण बल भी हो सकता है और यह प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कि उसके जो चार्जेस हैं, यानी जो चार्जेस रखे हुए हैं, उनकी प्रकृति किस तरह की है। अब हम बात करेंगे नाभिकीय बल के बारे में। तीसरे बल के बारे में बात करेंगे हम, नाभिकीय बल के बारे में। नंबर 3 हेडिंग डाल लीजिए, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा प्रबल बल होता है। कैसा होता है, प्रबल बल। ठीक है, ये हमारा प्रबल बल होता है। नाभिकीय बल कैसे होते हैं, प्रबल बल होते हैं। क्लियर। और नाभिकीय बलों के बारे में एक आपको सुन के ही समझ आ गया होगा, नाभिक होगा। नाभिक के अंदर क्या होते हैं, आपके माइंड में चलने लगा होगा कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो बल है हमारा, वो नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। किसके बीच में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है। ठीक है। और ये जो बल होते हैं हमारे, ये कम परास के बल होते हैं, यानी इनकी रेंज कैसी होती है, बहुत ही शॉर्ट। परास कैसी होती है इनकी, कम, लगभग 10 की घात -15 मीटर। ठीक है, ये इसकी परास बहुत ही कम होती है, शॉर्ट रेंज फोर्सेस कहलाते हैं। तो नाभिकीय बल हमारा बहुत ही ज्यादा प्रबल बल होता है और किसके बीच में लगता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। अब हम चौथे बल की बात यहीं पे कर लेते हैं। चौथा बल हमारा क्या है, दुर्बल बल। इसको क्या बोलते हैं, वीक फोर्स। बल, दुर्बल बल। ये जो बल होता है हमारा, ये कुछ निश्चित अवक्रियाएं, जैसे नाभिकीय कुछ अवक्रियाएं होती हैं, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में रूपांतरण या न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण। तो इस घटनाओं में इस तरह के बल जो कार्य करते हैं उनको दुर्बल बल कहते हैं। इनकी परास भी बहुत कम होती है, लगभग 10 की घात -16 मीटर। और जो दुर्बल बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में दुर्बल नहीं होता है। ये विद्युत चुंबकीय बल और नाभिकीय बलों की तुलना में दुर्बल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सबसे प्रबल बल हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियर फोर्स यानी नाभिकीय फोर्स। और उससे कम दुर्बल हमारा विद्युत चुंबकीय बल होगा और उससे कम हमारा वीक फोर्स होगा यानी दुर्बल बल। और सबसे कम जो हमारा होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल। वो हमारा क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस तरह से हम चारों मूल बलों को अच्छे से समझ सकते हैं जो भी हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं। तो आगे हम बात करेंगे भौतिकी, प्रौद्योगिकी एवं समाज के बारे में कि भौतिक ने, फिजिक्स ने इंडस्ट्री को क्या क्या सुविधाएं प्रदान करी हैं और समाज में क्या क्या चीजें हमें फिजिक्स के द्वारा मिली हैं। बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है, तो इस सब के बारे में आगे हम बात करेंगे। तो इसको मिटाते हैं और आगे बात करते हैं भौतिकी, प्रौद्योगिकी एवं समाज के बारे में। तो इसको मिटाते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए, भौतिकी, प्रौद्योगिकी एवं समाज। भौतिकी, प्रौद्योगिकी एवं समाज, फिजिक्स, इंडस्ट्रियल एंड सोशल। ठीक है, तो अब हम जानेंगे फिजिक्स का इंडस्ट्रियल एरिया में क्या योगदान है या भौतिकी के द्वारा समाज पे क्या असर पड़ता है। बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके द्वारा हम ये जान सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि भौतिकी ने क्या क्या चीजें हमको दी हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो हमने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से अंतरिक्ष यानों और कृत्रिम उपग्रहों का सफल परीक्षण किया है। ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत से हमने ऊष्मा इंजन और रेफ्रिजरेटर का निर्माण किया है। ऊर्जा रूपांतरण के सिद्धांत से हमने मोटर और जनरेटर जैसी युक्तियों को बनाया है।
प्रकाशिकी के सिद्धांतों से प्रकाशिकी यंत्रों को, जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी और जो भी कैमरा, जिस तरह से ये वीडियो बन रही है जिस कैमरे से, उस कैमरे को हमने किसके सिद्धांतों से बनाया? प्रकाशिकी के सिद्धांतों से। आधुनिक भौतिकी की ही देन है कि एक्स किरणों की खोज हो पाई। एक्स किरणों के द्वारा ही हम ये पता लगा पाते हैं कि हमारे शरीर में कौन सा अंग टूटा फूटा है। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा एक्सरे करता है और हमको बता देता है कि आपका ये अंग टूटा हुआ है। ये सब किसकी वजह से हो पाया? फिजिक्स की वजह से। यानी फिजिक्स का बहुत बड़ा योगदान है मेडिकल साइंस में भी। तो हम कह सकते हैं कि भौतिकी एक बहुत ही रोमांचक सब्जेक्ट है। इसमें हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों से लेकर के ग्रह, उपग्रह, सूर्य जैसे विशालकाय पिंडों का अध्ययन करते हैं। इसको हम क्लास 11 से लेकर के बीएससी तक आपको पढ़ाने वाले हैं। जितना पॉसिबल होगा हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।